हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज और यूपीपीएससी ए के अंदर ऐड किया गया है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल। बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल से हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके सेकेंड पार्ट की। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चन की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन, कि जो आपका एल्बिडो इफेक्ट होता है वो हायर कौन सी कंडीशंस में होता है। ये पहला ऑप्शन बोल रहा है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में होता है, दूसरा सर अर्ली मॉर्निंग ओनली, तीसरा बोला है नून और चौथा ऑप्शन बोला है लेट इवनिंग ओनली। अगर हम बात करते हैं एल्बिडो इफेक्ट की तो एल्बिडो इफेक्ट क्या बताता है कि जो भी सन की रेस आपके अर्थ के ऊपर पड़ रही है और अर्थ के बाद जो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद स्पेस की तरफ मूव कर रही है उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं सर, एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एल्बिडो इफेक्ट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है सर, एबिलिटी, क्या होता है सर, एबिलिटी ऑफ सरफेस 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 रिफ्लेक्ट टू सनलाइट, रिफ्लेक्ट टू सनलाइट, रिफ्लेक्ट टू सनलाइट, सनलाइट बैक इनटू स्पेस, बैक इनटू स्पेस। इसी को क्या बोला जाता है सर, इसी को बोला जाता है सर आपको एल्बिडो इफेक्ट बोला जाता है कि जो सन की रेज पहले अर्थ के ऊपर पड़ी है और अर्थ के बाद रिफ्लेक्ट कहां हुई, बैक टू स्पेस। तो इसी कंडीशंस को क्या बोला जाता है सर, आपका एल्बिडो इफेक्ट बोला जाता है। अब जो एल्बिडो इफेक्ट होता है वो सर आपका हाइयर कौन सी कंडीशन में होता है और लोअर कौन सी कंडीशन में होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सुबह का टाइम और शाम को जब सूर्य आपका क्या होता है, छिपने के टाइम के वक्त, उस कंडीशन में जो मेरा एल्बिडो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सर सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो मेरी सन की जो रेज होती है वो कैसे होती है, वो स्लैंटिंग होती है। ठीक है, आप स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं और स्लैंटेड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आपका अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में क्या होता है सर, आपके पास हाइयर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर हाइयर होता है। तो ऐसा क्यों, ड्यू टू सन रेज, कि जो आपके पास सन रेज होती है वो कैसी होती है सर, वो स्लैंटिंग होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऑप्शंस की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन बोल रहा है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। तो ये भी ऑप्शंस क्या है सर मेरे पास, ट्रू है। अगर हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग ओनली, नहीं, अर्ली मॉर्निंग भी होता है और लेट इवनिंग भी होता है। तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मेरा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो आपके पास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसने एक डे की बात की है। अगर हम बात करते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के आधार पर, यानी कि कंडीशंस के आधार पर, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं समर और विंटर की, तो विंटर्स में क्या होता है सर, सबसे ज्यादा हाइयर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है सर आपका, हाइयर। तो विंटर में आप लिख सकते हैं विंटर में सर हाइयर होता है। और अगर हम समर की बात करते हैं, समर में क्या होता है सर, लोअर होता है। क्लियर है। तो जैसा जैसा हॉटनेस बढ़ती रहती है जो हमारा एल्बिडो इफेक्ट होता है वो कम होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी अर्ली मॉर्निंग होती है तो सन की रेज थोड़ी सी क्या होती है, आप उनको सहन कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि उस समय हॉटनेस उतनी ज्यादा नहीं होती है। और जैसे ही अगर हम बात करते हैं लेट इवनिंग, तो लेट इवनिंग में भी जो सन की रेज हमारे अर्थ के ऊपर पड़ रही होती है उसकी हॉटनेस उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी आपके दिन के टाइम में होती है। अगर हम दिन के टाइम की बात करते हैं तो दिन के टाइम में हॉटनेस बहुत ज्यादा होती है और उस कंडीशन में मेरा एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, लोअर होता है। तो यही आपको समझना है कि समर में एल्बिडो इफेक्ट लोअर होता है जबकि विंटर में हाइयर होता है डियर। क्लियर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, वो बायोमास गैसोफिकेशन की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं बायोमास, तो बायोमास क्या करता है कि जो भी आपका बायोमास वेस्ट होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं सर, गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट्स क्या होगा कि इसमें क्या होता है सर, कि जो हमारे पास बायोमास होता है, बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू गैस। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है सर। और यहाँ पे जो आपके पास मेनली जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल रहती है, मेनली
मेनली जो गैसेस होती है यहाँ पर वो कौन सी होती है डियर आपके पास, ऐसे में आपके पास तीन गैसेस यहाँ पर मेनली रहती है। कौन कौन सी? एक तो सर यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। दूसरी सर यहाँ पे कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और तीसरी कौन सी होती है सर यहाँ पर आपके पास? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अगर हम बात करते हैं गैसिफिकेशंस, गैसिफिकेशंस क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन और स्टीम आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं गैसिफिकेशंस में क्या होता है कि सर जो हमारा ऑक्सीजन प्लस स्टीम होता है वो क्या करता है? आपस में रिएक्ट करता है डियर। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैसिफिकेशंस बोलते हैं। अब बात आती है कि जो बायोमास गैसिफिकेशन है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। अगर मैं उसके यूज की बात करता हूं तो मिथेनॉल प्रोडक्शन में करते हैं और आप सीएनजी में करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं मिथेनॉल प्रोडक्शन में करते हैं और दूसरा हम किस में करते हैं सर? आपका सीएनजी में करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस में करते हैं डियर। क्लियर है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि किससे रिलेटेड थे? बायोमास गैसिफिकेशन थे। तो पहला बोल रहा है कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशंस। यस सर। अगर हम इसके एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, एजेंट या आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एजेंट हम देखते हैं तो एजेंट इसके क्या हो सकते हैं? आपको लिखा है सर कोकोनट हो सकता है। कौन सा हो सकता है सर? कोकोनट हो सकता है। आपके पास राइस हस्क हो सकता है, ठीक है, राइस हस्क हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर किसकी? ग्राउंडनट शेल, ग्राउंडनट शेल हो गया आपके पास। क्लियर है? ये क्या हो गया सर? इसके आपके मेन कंपोनेंट्स या एजेंट हो गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं पहली स्टेटमेंट की तो ये क्या हो गई है सर? मेरे पास ट्रू हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंबस्टिबल गैस है जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, यहाँ पे आपके पास तीन गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होती है सर हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसने तो दो ही गैस के बारे में बताया था, बट हमने कितनी देखी थी? मेनली सर तीन गैसेस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई सर मेरे पास? यहाँ पर ये फॉल्स हो गई है। क्लियर है? तो देखिएगा जहां पे भी आपको 2 दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में, वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिएगा बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, बी भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया। अब बचता है आपका ए और सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड। The combustible gas generated from biomass gasification can be used direct heat generation but not internal combustible engine। नहीं, अगर हम बात करते हैं किसका? कंबस्टिबल गैस जब जनरेट होती है आपकी किसमें? बायोमास गैसिफिकेशन में, तो उस कंडीशन में आपका हीट जनरेट भी होता है एज वेल एज इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? नॉट नहीं होगा, एज वेल एज होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया सर? फॉल्स हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं सर कौन सी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही हो गया है। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात की जा रही है। पहला बोल रहा है कोल बेड मीथेन। देखिएगा कोल बेड मीथेन की कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सीबीएम। सीबीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कोल बेड मीथेन होता है। एंड शेल गैस, और शेल गैस को यहाँ पर हम एस जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल गैस, दो गैसेस के बारे में उसने डिस्कस किया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो कोल बेड मीथेन गैस होता है और शेल गैस होता है वो कैसे होते हैं? आपके पास दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। क्लियर है? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स, व्हाइल shell gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। तो सबसे पहले अगर हम सीबीएम की बात करते हैं, सीबीएम बोले तो कोल बेड मीथेन। अगर कोल बेड मीथेन की बात करते हैं तो इसको हम एज ए स्वीट गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस सर? स्वीट गैस भी बोला जाता है। अब सवाल ये है सर इसको स्वीट गैस क्यों कहा गया है? इसको स्वीट गैस इसीलिए कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज नॉट प्रेजेंट। क्या नहीं होता सर यहाँ पर? हाइड्रोजन सल्फाइड इज नॉट प्रेजेंट। तो आप लिख सकते हैं H2S इज नॉट प्रेजेंट।
ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, तभी इसको क्या बोला गया है, स्वीट गैस बोला गया है। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं ये कहां से एक्सट्रैक्ट की जाती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोल बेड। इसको जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल बेड, ये कोल बेड से निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, किसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज आप मिथेनॉल प्रोडक्शन एंड सीएनजी में करते हैं। इसका जो हम यूज है वो हम सर मिथेनॉल प्रोडक्शन एंड सीएनजी में करते हैं डियर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास एसजी की बोलते हैं तो आपका शेल गैस कैसा होता है सर, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और लाइट वेट का होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। शेल गैस के बारे में बताना है, ये कैसा होता है सर, आपके पास कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और हमारे पास लाइट वेट का होता है डियर। क्लियर है, बिल्कुल थे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं शेल गैस की, तो ये कहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से इसको निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं शेल गैस मेनली कंपोजिशन ऑफ, किसका कंपोजिशन है ये, मेनली कंपोजिशन ऑफ मीथेन ओनली CH4 ओनली, इसका है कंपोजिशन है। क्लियर है, तो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कि कोल बेड मीथेन इज ए प्योर मीथेन गैस, सही है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ तक सही है। व्हाइल शेल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, नहीं, ये किसका मिक्सचर है शेल गैस, आपका शेल गैस मेनली कंपोजिशन ऑफ मीथेन ओनली, तो गलत होगी यहाँ तक स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला है दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेड सेडिमेंट्री रॉक, हाँ ये सही है, बट ये किसका कंपोजिशन है, सिर्फ आपका मीथेन ओनली का है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई सर मेरे पास, फॉल्स हो गई है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया अबैंडमेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार शेल सोर्स हैज बीन बी फाउंड, नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी है। अगर हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन की, तो ये कहां पे एग्जिस्ट करती है, आपके यूएसए में, वहां पे यूज किया जाता है, ना कि इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर आपके पास, फॉल्स हो गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, नाइदर दी वन नॉर दी टू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपके पास कोई स्टेटमेंट दी गई है कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही, ये बात आपके पास सही है, क्योंकि ये किस तरह का सोर्स है, एक वाइटल सोर्स है आपका एनर्जी का, तो ये आपके पास ट्रू है। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहूं कि जो हमारे पास सर सन है, इट इज द वाइटल सोर्स, कैसा सोर्स है आपके पास, वाइटल सोर्स है आपका, ठीक है, इकोसिस्टम में। क्लियर है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज मोर देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अगर मैं बात करता हूं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की, तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम ICR लिखते हैं। क्लियर है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ISR। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज मोर देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम ISR। ये बहुत बारी आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ISR क्या है आपके पास, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है। और अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हम वहां पर लिखी जाती है PAR। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए सवाल की PAR क्या है, PAR है आपके पास फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और अगर हम बात करते हैं ISR तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है। तो ये आपके पास मोर देन 50 नहीं होता है, ये आपके पास लेस देन 50 होता है डियर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया सर आपके पास, अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लेस देन 50% होगा। क्लियर है, तो आपके पास टू स्टेटमेंट, जहां भी ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है वो आप एलिमिनेट कीजिएगा। देखिएगा सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है,
यस सर। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल के आज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपके पास दो टाइप के होते हैं डियर। कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं और दूसरे हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉलर प्रोजेक्ट की, तो स्मॉलर प्रोजेक्ट आपका वो प्रोजेक्ट होता है जिसकी कैपेसिटी लेस देन कितनी होती है सर, 25 मेगावाट होती है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट में काउंट करते हैं। बट जब हम लार्जर प्रोजेक्ट यानी कि लार्ज प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इनकी जो कैपेसिटी होती है मोर देन 25 मेगावाट होती है। कितनी होती है, मोर देन 25 मेगावाट। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट तो स्मॉल प्रोजेक्ट आपके फर्दर तीन तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट की, मिनी प्रोजेक्ट की और स्मॉल प्रोजेक्ट की। अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट की तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो कब तक होती है, कितनी होती है सर, वो आपके पास अप टू 100 किलोवाट होती है। कितनी होती है, 100 किलोवाट। बट जब हम मिनी प्रोजेक्ट की बात करती हैं, इनकी कैपेसिटी आपके पास 101 से लेकर आपके पास 2000 किलोवाट तक होती है डियर। बट जब हम स्मॉल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है सर, 2001 से लेकर 25,000 किलोवाट तक होती है डियर। तो अगर हम बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा मैं कहां पे आपको ले जा रहा हूं, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, कि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट व्हिच हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज लेस देन 50 मेगावाट, कि जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या हो, लेस देन 50 मेगावाट, उसको हम स्मॉल प्रोजेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट उसको बोला जाता है जिसकी कैपेसिटी क्या हो, लेस देन 25 मेगावाट हो। तो यहाँ पे 50 की जगह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए था सर, 25 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही होती, बट ये स्टेटमेंट क्या हो गई है सर, हमारे पास फॉल्स हो गई है। तो जहां भी आपको ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन कीजिएगा, सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता और बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बचता क्या है सर, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए बचता है, यानी कि 1 एंड 2 हमारे पास क्या होगा सर, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि उसने करेक्ट पूछा है भाई। तो देखिएगा पहला बोल रहा है कि एन impoundment facility of hydropower plant generally used as dam to store water in reservoir। बिल्कुल सही, पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है सर, ट्रू हो गई है। सेकंड देखते हैं कि रन ऑफ रिवर फैसिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी रिवर और स्ट्रीम विदाउट ए लार्ज रिजर्वायर एंड समटाइम्स विदाउट यूज ऑफ डैम। बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर, हमारे पास ट्रू हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपके पास बिल्कुल सही है, जबकि स्टेटमेंट 3 हमारे पास फॉल्स है डियर। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यूपीपीएससी ए या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के नॉन टेक पार्ट्स की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकता है। आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैं यूपीपीएससी ए के टोटल 22 टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से कवर करवाऊंगा, ताकि आपका किसी भी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उस सवाल का सवाल बिल्कुल आसानी से दे पाओ। तो मिलते हैं अब आपको नए लेक्चर्स में, तब तक डियर आप इसी तरह से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।